सुप्रभात साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। आज 25 सितंबर की सभी करंट अफेयर्स को लेके हम आपके बीच में एक बार फिर से हैं। आज की पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सोमालिया के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया? चार विकल्प हैं। विकल्प ए मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, विकल्प बी मोहम्मद हुसैन रोबल, विकल्प सी हसन अली खेरे, विकल्प डी फरमाजो। तो हाल ही में सोमालिया में चुनाव हुए थे। फरवरी 2021 से पहले वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रूबल लेंगे। जी हां, नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद हुसैन रूबल की नियुक्ति हुई है। तो सही जवाब है मोहम्मद हुसैन रूबल। सोमालिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। उन्होंने मोहम्मद हुसैन रूबल को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने पीएम के रूप में हुसैन रूबल की नियुक्ति के समर्थन में वोट किया था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब बनाया गया? जी हां, बीते दिनों वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बनाया गया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 26 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो सही जवाब है ऑप्शन, आप बताइए सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं सही जवाब क्या है। सही जवाब है 25 सितंबर। जी हां, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसको एफआईबी भी कहते हैं, उस परिषद की साथ इस संगठन की एक पहल थी। इस वर्ष का विषय था ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। यह संगठन प्रतिवर्ष एक अलग विषय की घोषणा करता है ताकि दवा उद्योग में संघ और व्यक्ति विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने उत्कृष्ट काम का प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय अभियान या स्थानीय परियोजनाएं आयोजित कर सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको विश्व फार्मासिस्ट दिवस का थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूं कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस को 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में द्वारा नामित किया गया था। साथ ही साथ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 की हुई थी। वर्तमान में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के अध्यक्ष डोमिनिक जॉर्डन है। अध्यक्ष का नाम है डोमिनिक जॉर्डन। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईईएसएल के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है? हाल ही में ईसीएल के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नई नियुक्ति हुई है। तो आपके सामने चार विकल्प हैं: विजय बजाज, आशीष मनचंदा, रमेश ठाकुर, रजत सूद। तो हाल ही में ईसीएल यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक संयुक्त उद्यम है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। यह ऊर्जा मंत्रालय का एक जॉइंट वेंचर है। उसके नए प्रबंध निदेशक के तौर पर रजत सूद को नियुक्त किया गया है। रजत सूद नए प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य करेंगे। इसके अलावा वो स्थान लेंगे एस गोपाल का। एस गोपाल इससे पूर्व ईसीएल के प्रबंध निदेशक थे। रजत सूद के बारे में बता दूं तो उन्होंने ईसीएल से पहले स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ईसीएल का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है और ईसीएल के अध्यक्ष राजीव शर्मा हैं। याद रखिएगा, ईसीएल के अध्यक्ष राजीव शर्मा हैं और ईसीएल के प्रबंधक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर रजत सूद हैं। तो अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में अभिनेता सोनू सूद किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने? हमारे सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प जियो, दूसरा टाटा मोटर्स, तीसरा एसर इंडिया, चौथा बजाज। तो हाल ही में सोनू सूद जो कि अपनी दरियादिली के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं, प्रवासियों की उन्होंने काफ़ी मदद की, तो उनको अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर पीसी ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सही जवाब है सी, एसर इंडिया। अब सोनू इस ब्रांड के लिए प्रमोशन करेंगे और इसके बने हुए अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात गायक का निधन हो गया? ऑप्शन ए जगजीत सिंह, ऑप्शन बी एसपी बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन सी भूपेन हजारिका, ऑप्शन डी मन्ना डे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एसपी बाला सुब्रमण्यम। जी हां, महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन 25 सितंबर को हो गया। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना से अपने गायन कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम ने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच, जो कि फिल्म एक दूजे के लिए आया था, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दोस्तों उद्देश्य है कि हरिद्वार में गंगा में अपने परिजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराई जाए, उसकी अनुमति दी जाए। और इस योजना का पूरा खर्च राज्य सड़क परिवहन निगम, इस योजना को चलाने की जिम्मेदार होगी राज्य सड़क परिवहन निगम, और इसका पूरा खर्च देवस्थान विभाग उठाएगा। यानी परिवहन विभाग इसका खर्च नहीं उठाएगा। परिवहन विभाग के पास सिर्फ इस योजना को चलाने की, यानी इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी। बजट की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग खर्च करेगी। राजस्थान के बारे में आपको पता ही है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल के रूप में कलराज मिश्र कार्य करते हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? विकल्प है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, गांव में रोजगार उत्पन्न किया जाए। इसके लिए प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा और राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। योजना के पहले चरण में लगभग 100 करोड़ का बजट तय किया गया है और 10,000 गांवों को वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। राज्य सरकार जो भी पात्र उद्यमी हैं उनको उनकी वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो उसकी आर्थिक सहायता देंगे। यानी अगर 25% 1 लाख रुपए के ऊपर है तो वो 1 लाख रुपए देंगे, यानी जो भी चीज कम हो। असम के बारे में आपको पता है, वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल के रूप में जगदीश मुखी कार्यरत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकीकृत पोर्टल यूराइज। जी हां, हाल ही में एकीकृत पोर्टल यूराइज किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एकीकृत यूराइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के तहत छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। 24 सितंबर 2020 को यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह काफी ऐतिहासिक प्रयास है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे छोटे भाई बहन जो 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये लाभ सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे साथी नहीं, अपितु 10वीं 12वीं में आए हुए हमारे साथी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। गैर कृषि भूमि धारकों के लिए मैरून पट्टादार पासबुक की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। जी हां, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कृषि संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक नवाचार किया है। उन्होंने किया है कि जितने भी गैर कृषि भूमि मालिक होंगे उनको मैरून पासबुक मिलेगी। वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोग मैरून रंग की पट्टादार पासबुक के हकदार होंगे। यह उपाय भविष्य में भूमि विवादों को खत्म करने में मदद करेगा। इसके अलावा नए राजस्व अधिनियम के तहत संपत्ति धारकों को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। अच्छा, जितने भी गैर कृषि संपत्ति के प्रवेश किए जाएंगे उसके लिए एक धरनी पोर्टल भी बनाया गया है। तो अब हम चलते अपने अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की तरफ। अंत्योदय दिवस किस राजनेता की जयंती के तौर पर मनाया जाता है? हमारे सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी केशव हेडगेवार, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी दीनदयाल उपाध्याय। तो सही जवाब है दीनदयाल उपाध्याय। जी हां, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारत सरकार द्वारा अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। एकात्मवाद और अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उदय जैसे फिलोसफिकल विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। इस दिन को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजीविका स्किल्स नामक मौजूदा कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि अब फिर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में शुरू किया जाएगा। 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस की घोषणा हुई थी। एक तथ्य आपको और बता दूं कि मुगलसराय स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल उपाध्याय जी मृत अवस्था में पाए गए थे। तो साथियों, अब बढ़ते हैं कल की क्विज के उत्तर की तरफ। कल की क्विज में पूछा गया था अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने 4 विकल्प थे। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, क्रिस्टीवा जार्रीवा, शशि थरूर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बराक ओबामा। जी हां, बराक ओबामा ने हाल ही में घोषणा की है। अपने 2009 से लेकर 2017 तक उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो अपना कार्यकाल निभाया था, उस दौरान की जितनी भी उनकी स्मृतियां हैं उनको वो इस किताब में लिखेंगे। नवंबर 17, 2020 को ये किताब पब्लिश होगी। इस किताब में उनके उस कार्यकाल के दौरान के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका द्वारा उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से पकड़ा गया था और उसका अंत किया गया था, उस वाक्य के बारे में भी लिखा होगा। इस किताब का इंतजार कई किताब प्रेमियों और कई राष्ट्र के डिप्लोमेट्स को भी है, क्योंकि डिप्लोमेट्स इस तरीके के किताबों को पढ़ के वहां की सरकारों, वहां के लोगों के वर्किंग स्टाइल को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि बराक ओबामा की लिखी हुई किताब 17 नवंबर 2020 को पब्लिश होगी।
इसके अलावा अ प्रॉमिस लैंड नाम से एक और पुस्तक है जो पेंगुइन हाउस पब्लिक हाउस से पब्लिश हुई है और इसकी लेखिका है खदीजा मस्तूर। जी हाँ दोस्तों, इसकी लेखिका का नाम है खदीजा मस्तूर। तो अगर कहीं कभी ऐसा हो कि अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के बारे में पूछा गया हो और वहां पे इन चारों में से किसी का नाम नहीं हो, माफ कीजिएगा बराक ओबामा नाम ना हो और खदीजा मस्तूर नाम हो, तो आप सही विकल्प खदीजा मस्तूर को चुनिएगा। खदीजा मस्तूर की ये किताब एक फिक्शनल नोवेल है, जो कि फिक्शनल किताब है जो कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की हुए पार्टीशन के दौरान लिखी थी। किस तरीके की व्यथा थी उसको उन्होंने इस किताब में लिखा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल की जीएस क्विज का उत्तर। प्रश्न पूछा गया था भारत में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। चार विकल्प थे। पहला विकल्प सन 1801, सन 1828, सन 1838, सन 1850। तो दोस्तों सही जवाब है सन 1838। सन 1838 सही जवाब है। जमींदार एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था, यह पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी पहले की यह संस्था थी जिसको जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2014 में भी आया था कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने सन 1838 के जुलाई माह में की थी। अब आज की क्विज आपके लिए, आपके हवाले। हाल ही में किस मशहूर वैज्ञानिक का निधन हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा। चार विकल्प हैं: शेखर बसु, विनीत सिन्हा, अखिलेश रामचंद्रन, सैमुअल डिसूजा। आज का सवाल, भारत में सिक्किम राज्य की स्थापना कब की गई थी? यानी भारत के साथ नए राज्य के तौर पे सिक्किम कब जुड़ा था? चार विकल्प हैं: 16 मई सन 1975, 18 मई सन 1978, 15 अगस्त सन 1945, 26 जनवरी सन 1950। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। जरूरी यह नहीं होता है कि आपका प्रश्न का जवाब सही है या गलत है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और मैं आपके लिए अभी नया हूं तो वीडियो में और कैसे क्या सुधार कर सकते हैं, आपकी नज़र से, आपके दृष्टिकोण से क्या खामियां नजर आ रही हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाकर लाएं। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।